वो बलूची में बातें कर रहे थे और मैं ये दबान थोड़ी बहुत समझता हूँ। बैरसों के टेल के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। उनका मंसूबा ये है कि आज रात 1 और 3 बजे के दरमियान जब हम सो रहे हो तो हमें गोली मारकर लाशें समंदर में फेंक दी जाएं और लाश का रुख मोड़कर वापस चले जाएं। कतर का मंसूबा हम तीनों के लिए है। समीना के लिए कासिम ने एक और प्रोग्राम बना रखा है। वो क्या? समीना ने पूछा। डी कोस्टा की बातें सुनकर उसका दिल ही उछल कर हल्क में आ गया। कासिम तुम्हें अपनी घरवाली बनाने का ख्वाब देख रहा है, जबकि नबी बख्श भी तुम्हारा उम्मीदवार है। डी कोस्टा ने कहा। कासिम का गला तो मैं अपने हाथों से गूंथूंगी, समीना ने दांत खिंचाते हुए कहा। दिन में भी जब मैरीटाइम सिक्योरिटी के आदमी लाश चेक कर रहे थे तो इस वक्त भी कासिम ने कहा था कि ये मेरी घरवाली है। उस वक्त भी मेरा खून खोल उठा, लेकिन सूरतियाल की नदाकत के पेश नजर मैं खामोश रही। उस सबशी को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं, नौ लखे ने कहा। जब तक हम जिंदा हैं कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। कासिम के पास वो पिस्तौल है जो उसने मांडे से छीना था, डी कोस्टा ने कहा। उनके पास छुरियां या खंजर वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि तुम्हारे पास भी पिस्तौल मौजूद है। आज रात फिक्र मत करो। शारिक ने उसकी बात काट दी। अगर हमें इस मंसूबे का पता ना होता तो शायद लाइल्मी में मारे जाते, लेकिन अब जबकि हम कासिम की इस घिनौने प्रोग्राम से आगाह हो चुके हैं तो गोया उनकी अपनी जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। डी कोस्टा ने पैकेट में से एक सिगरेट निकाल कर सुरगाया। एक कश लगाकर उसने धुआं निकाला और कुछ कहना ही चाहता था कि व्हील कैबर की तरफ से किसी को आते देखकर खामोश हो गया। वो कासिम था जो उनके करीब आकर खड़ा हो गया। अब हमें या हमारी लांच को कोई खतरा नहीं। वो शारक की तरफ देखते हुए बोला। मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, तुम लोग भी अगर चाहो तो सो जाओ। सुबह 4 बजे हम अपनी मंजिल पर जाएंगे। हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं कि थोड़ी देर सो लिया जाए, शारक ने जवाब दिया। लेकिन अभी तो शायद 10 भी नहीं बजे। कुछ देर और यहाँ बैठेंगे फिर सो जाएंगे। अपने कैबिन में जाकर तुम जाओ, आराम करो। कासिम ने शब बखैर कहते हुए दोबारा व्हील कैबिन की तरफ चला गया। उससे जरा आगे चला गया जहाँ डीजल के ड्रमों के करीब उमर या नबी बख्श ने बोरियां वगैरह डालकर सोने की जगह बना रखी थी। नौनखा शारिब ने नौनगी की तरफ देखते हुए कहा। तुम शुरू ही से कासिम के साथ लगे रहे हो। लांच के बारे में कुछ समझो या नहीं? रास्तों को समझना तो अपनी समझ में नहीं आया, लेकिन लांच को बंद करना, स्टार्ट करना, लंगर गिराना, उठाना और पहिए को काबू करना समझ लिया है। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी अनाड़ी को गाड़ी के क्लच ब्रेक और गियर वगैरह के बारे में पता चल गया हो। नहीं शारक बाबू, नौ लखे ने कहा। एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा तो फिर क्या प्रोग्राम है तुम लोगों का? शारिब ने बारी बारी सबकी तरफ देखा। प्रोग्राम यही है कि हम अपने अपने बिस्तरों पर लेटे रहेंगे, लेकिन अपनी आंखें खुली रखेंगे। ये लोग जैसे ही कुछ करना चाहेंगे जो आप भी कार्रवाई कर देंगे। मेरा ख्याल है नौ लखा अपने बिस्तर पर नहीं जाएगा, शारक ने कहा। ये अरसे पर उमर या नबी बख्श के साथ रहेगा। इस तरह कम से कम एक आदमी को तो ये संभाल लेगा। ठीक है, नौ लखे ने कहा। क्या अगर वो दोनों इकट्ठे हों तो मैं उन दोनों को संभाल लूंगा। और हम तीनों, शारिब ने समीना और डी कोस्टा की तरफ देखते हुए कहा, आज रात एक ही कैबिन में गुजारेंगे। इस तरह जो भी कैबिन में आएगा उससे निमटने में आसानी रहेगी। वो लोग प्रोग्राम तय करने के बाद मौजू बदल कर बातें करते रहे। नौलखा ने अचानक ही ऊंची आवाज में माया गाना शुरू कर दिया। उसकी पाटदार आवाज तारीकी में समंदर की लहरों पर दूर दूर तक फैल रही थी। 11 बजे समीना, शारिक और डी कोस्टा उठकर कैबिन में आ गए। नौलखा वहीं बैठा ऊंची आवाज में माया गाता रहा। कैबिन में 4 बैंक थे, 2 नीचे एक दीवार के साथ और 2 दूसरी दीवार के साथ। इस तरह कैबिन में 4 अफराद के सोने की जगह थी। समीना और शारक एक दीवार वाले बैंक पर लेट गए। समीना ऊपर वाले बैंक पर थी और शारक नीचे। डी कोस्टा साथ वाली दीवार के नीचे वाले बैंक पर लेट गया। वो दोनों अपने अपने बैंक पर इस तरह लेटे थे कि सारे एक दूसरे के करीब थे। उन्होंने कैमरे की बत्ती नहीं जलाई। वो दोनों तारीकी में सरगोशियों में बातें करने लगे। जरूरी नहीं कि ये लोग 1 और 3 बजे के दरमियान कोई कार्रवाई करें। ये अपने मंसूबे पर इससे पहले भी अमल कर सकते हैं, इसलिए हमें हर लिहाज से मोहतात रहना होगा, शारिक ने कहा। और लिबास में छुपा हुआ पिस्तौल निकालकर अपने सामने इस तरह रख लिया कि उसे किसी भी वक्त हाथ में लिया जा सकता था। वो दोनों सरगोशियों में बातें करते रहे और समीना ऊपर वाले बैंक पर लेटी इस ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के बारे में सोच रही थी। मौत उनके इर्द गिर्द मुंडला रही थी और इस ताक में थी कि ये लोग पलकें झपके तो इन्हें झपड़ ले, लेकिन मरने को कोई भी तैयार नहीं था। सब मौत से पंजा आजमाई करने के मंसूबे बना रहे थे। समीना सोच रही थी कि अगर उन्हें साजिश का पता ना चलता तो वो बड़ी आसानी से इसका शिकार हो जाते। शारिक, नौलखा और डी कोस्टा को कत्ल कर दिया जाता और समीना कासिम के काबू में आ जाती। लेकिन इसके बरक्स इस साजिश से आदा होकर वो लोग होशियार हो चुके थे। इस वक्त गालमर 12 बज चुके थे। कैबिन में तारीकी और सन्नाटा था। यकायक समीना को ख्याल आया कि शारिक और डी कोस्टा सो तो नहीं गए, क्योंकि अब उनकी सरगोशियों की आवाजें नहीं आ रही थी। उसने अपने बैंक से जरा नीचे झुककर हल्की सी सरगोशी की। शारिक,
हाँ क्या बात है, शारक का जवाब भी सरगोशी में मिला। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि तुम लोग सो तो नहीं गए, समीना ने कहा। नहीं, हम लोग जाग रहे हैं, इस मर्तबा डी कोस्टा ने जवाब दिया। उसके बाद फिर खामोशी छा गई। शारिक अपने बेंच से उठकर दबे कदमों चलता हुआ कैबिन के दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसने बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर बाहर झांका। आयशा की तरफ से अब नबी बख्शिया उम्र की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो बदोची में कोई गीत गा रहा था, लेकिन आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी। अभी तक तू खैरियत है? शारिक ने दरवाजा बंद करते हुए सरगोशी की और अपने बैंक पर लेट गया। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। ऐसे मौकों पर वक्त की रफ्तार कुछ और भी सुस्त हो जाती है। समीना को यूं लग रहा था जैसे वक्त बिल्कुल थम गया हो। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कितना वक्त गुजरा होगा, लेकिन दफन बाहर कदमों की आवाज सुनकर तीनों चौंक गए। फिर पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक वो तीनों बड़ी फुर्ती से अपने बैंक से उतरकर दरवाजे की साथ वाली दीवार के साथ चिपक कर खड़े हो गए। अब वो खुलता तो वो दरवाजे की आड़ में होते। समीना किसी के साथ चिपक कर खड़ी थी। अब उसे ये अंदाजा नहीं था वो शारिक था या डी कोस्टा, लेकिन खौफ के बायस वो उसके साथ चिपकी जा रही थी। कदमों की आवाज दरवाजे के करीब आकर रुक गई। शारिक ने पिस्तौल हाथ में ले लिया और वह दरवाजे की तरफ देख रहा था। चंद लम्हे खामोशी रही और कदमों की आवाज दोबारा सुनाई देने लगी। वो जो कोई भी था वापस जा रहा था। चंद सेकंड बाद शारिक ने सरगोशियाना लहजे में कहा, मेरा ख्याल उनमें से कोई ये देखने आया था कि हम लोग जाग तो नहीं रहे। मुझे भी यही लगता है, डी कोस्टा ने सरगोशी की। मुझे यकीन है कि अब वो लोग कोई कार्रवाई करने वाले होंगे। इन आवाजों से समीना समझ गई थी कि उसके साथ डी कोस्टा ही खड़ा था और शारिक उससे आगे दरवाजे की तरफ था। समीना सिरतर कुछ पीछे हट गई, मगर डी कोस्टा भी उससे चिपका जा रहा था। तकरीबन 3 मिनट गुजर गए। बाहर कदमों की आवाज एक बार फिर सुनाई देने लगी। होशियार, शारिक ने सरगोशी की। समीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। कदमों की आवाज करीब आ रही थी और बिलाकर दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गई। समीना गैर इरादी तौर पर डी कोस्टा के साथ चिपक गई। चंद सेकंड गुजर गए और फिर यूं लगा जैसे बाहर से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे आहिस्ता आहिस्ता घुमाया जा रहा हो। समीना के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वो सोच रही थी कि दिन हमलावर अपने मकसद में कामयाब हो गया तो क्या होगा। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। शारिक संभल कर खड़ा हो गया। उसने पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठा लिया। दरवाजा मजीद खुलता चला गया और फिर दफादन तारीकी में एक शोला चमका। उसके साथ ही फाइल की आवाज गूंजी। वो जो कोई भी था उसने दरवाजे के बाहर ही से फायर किया था, लेकिन फायर के जवाब में कोई चीख ना सुनकर उसने दरवाजा झटके से खोल दिया और 2 कदम आगे बढ़ाया। शारिक इस मौके का मुंतजिर था। बाहर सिर्फ व्हील कैबिन की बत्ती जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी यहाँ तक भी पहुंच रही थी। दरवाजे में दाखिल होने वाले का चेहरा अगरचे वादे तौर पर नजर नहीं आया था, लेकिन उसे शनाख्त करने में शारिक को ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। वो कासिम था। उसने पिस्तौल वाला हाथ आगे निकाल रखा था। शारिक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और पिस्तौल से कासिम के हाथ पर जोरदार दरब लगाई। कासिम के मुंह से करा निकल गई। उसे ट्राइगर दबा दिया। गोली इस मर्तबा सामने वाली दीवार पर ऊपर वाले बैंक पर लगी थी। शारिक ने भी गोली चला दी। इसकी गोली दूसरी दीवार में लगी थी। उसी लम्हे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई थी। वो कासिम था जो दौड़ता हुआ इंजन वाले कैबिन की आड़ में चला गया था। उसके साथ उसने अपने साथियों से चीख कर कुछ कहा था। शारिक भी कैबिन से बाहर आ गया और उसने जमीन पर लेटकर आवाज की तरफ फायर कर दिया। दूसरी तरफ 9 नकल लांच के रिश्ते पर बिछी हुई बोरी पर लेटा हुआ था। वो बलायर सो रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। उससे चंद कदम के फासले पर उमर बैठा बीड़ी पी रहा था। वो दमकश लगाता तो रोशनी का नन्ना सा नुक्ता चमक उठता। फिर दफादन 9 नखा चौंक गया। उमर ने बीड़ी अरशे की रेलिंग की तरफ उछाल दी थी और अब वो किसी चौपाई की तरह हाथों और घुटनों पर रेंगता हुआ 9 नखा की तरफ आ रहा था। 9 नखा आंखों में जुड़ी पैदा जूस की तरफ देख रहा था। वो उससे 2 कदम के फासले पर रुक गया और फिर कमीज के अंदर हाथ डालकर कोई चीज निकाली। वो चाकू था जिसका ब्लेड व्हील कैबिन से आने वाली बदमसी रोशनी में चमक रहा था। 9 नखा की दिल की धड़कन तेज हो गई और वो सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। खामोश भी था। अचानक ही फायर की आवाज से गूंज उठी। उसके साथ ही ऊपर सांप की तरह बड़ी तेजी से 9 नखा की तरफ लटका। उसने चाकू वाला हाथ ऊपर उठाया और 9 नखा के सीने पर वार कर दिया। 9 नखा अचानक ही हरकत में आ गया। उसने बड़ी फुर्ती से उमर की कलाई थाम ली और उसे जोरदार झटका दिया। उमर के लिए यह सूरत-ए-हाल बिल्कुल गैर मुतवक्को थी। उसका ख्याल था कि 9 नखा सोया हुआ था और वो बड़े इत्मीनान से चाकू उसके दिल में उतार देता, लेकिन यहाँ उसे मुजाहमत का सामना करना पड़ा था। 9 नखा ने उसकी कलाई पकड़कर जोरदार झटका दिया। चाकू उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। 9 नखा ने उठने में देर नहीं लगाई। उसने उमर को बैठने का मौका दिए बगैर उस पर ठोकरों की बारिश शुरू कर दी। उमर कुछ देर फिसला रहा, फिर वो संभल गया। उमर 9 नखा के मुकाबले में कम उम्र और दुबला पतला था और 9 नखा से ज्यादा फुर्तीला साबित हो रहा था। वो लड़ाई बिड़ाई का माहिर भी था। उसे संभलते ही 9 नखा पर हमले शुरू कर दिए।
उसकी एक ठोकर नौलखा की दाईं पिल्ली पर लगी। नौलखा करा उठा। वो जरा नीचे झुका तो उमर ने सर की जोरदार टक्कर उसके सर में दे मारी। नौलखा कराता हुआ पीछे गिरा। वो संभलने की कोशिश कर रहा था कि उमर ने उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। नौलखा पीटता रहा। वो उमर को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उमर उछल उछल कर उस पर हमले कर रहा था और बिलाकर उसकी टांग नौलखा के हाथ में आ गई। नौलखा ने टांग को जोरदार झटका दिया। उमर एक टांग पर घूम गया और फिर लड़खड़ा कर पुष्ट के बल गिरा। नौलखा ने संभलने का मौका दिए बगैर उसे छाप लिया। कैबिन की तरफ से यके बाद दीगरे 2 गोलियों की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही कासम की चीखने की आवाज भी थी। उसने गालिबन अपने साथियों से कुछ कहा था। नौलखा को समझने में देर न लगी कि दूसरी तरफ भी मार्का शुरू हो चुका था। नौलखा ने उमर को इस तरह दबोच रखा था कि वो हरकत करने के काबिल नहीं रहा था। उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। वो नबी बख्श को मदद के लिए पुकार रहा था। नबी बख्श व्हील कैबिन में था। वो व्हील कैबिन छोड़कर कैबिन से निकला और उमर और नौलखा की तरफ दौड़ा। उसके हाथ में भी चाकू था जिसका पल बल्ब की मदम रोशनी में चमक रहा था। उसने आते ही नौलखा पर हमला कर दिया। नौलखा बड़ी फुर्ती से एक तरफ झुक गया। नबी बख्श अपनी जोंक में आगे निकल गया। नौलखा ने उमर की गर्दन को एक जोरदार झटका देकर एक तरफ फेंक दिया और नबी बख्श की तरफ लपका, जो चाकू वाला हाथ आगे निकाले उस पर हमले के लिए पर तोड़ रहा था। नबी बख्श ने जैसे ही हमला किया, नौलखा न सिर्फ फुर्ती से एक तरफ हट गया बल्कि उसने अपनी टांग भी आगे निकाल दी। उसकी टांग नबी बख्श की टांगों में फंस गई। वो लड़खड़ा कर गिरा और फिर उसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। नौलखा ने तेजी से घूमकर उसकी तरफ देखा। वो अर्श पर तड़प रहा था और उसका अपना ही चाकू दस्ते तक उसके सीने में ठीक दिल के मुकाम पर पैबूस था। वो इस अंदाज में गिरा था कि उसका चाकू अपने ही सीने में पैबूस हो गया था। सीने से बहने वाला खून फर्श पर फैल रहा था। अपने साथी का असर देखकर उमर का चेहरा धुआं हो गया। उसने अर्शे पर पड़ा हुआ अपना चाकू उठाया और चीखता हुआ नौलखे पर हमलावर हो गया। नौलखा गाफिल नहीं था। उसने बड़ी फुर्ती से उमर की कलाई पकड़ी और दोनों में चाकू के लिए कशमकश होने लगी। दफादर नौलखा के पैर फर्श पर फिसला। वो लड़खड़ाता हुआ पुष्ट के बल गिरा। वो समझना ही चाहता था कि उमर ने उस पर छलांग लगा दी। इस मर्तबा भी नौलखा उसकी कलाई ना पकड़ लेता तो चाकू उसके सीने में बेहोश हो जाता। उमर नौलखा के सीने पर सवार था। चाकू की नोक नौलखा के गले की तरफ थी। नौलखा ने दोनों हाथों से उसकी कलाई थाम रखी थी और वो कलाई मरोड़ते हुए चाकू का रुख बदलने की कोशिश कर रहा था। चाकू की नोक कभी उसकी शार के करीब आ जाती और कभी वो उसे हटाने में कामयाब हो जाता। उमर दुबला पतला होने के बावजूद बेपनाह ताकत का मालिक था और इस वक्त उसकी सारी ताकत बाजू में सिमट आई थी। वो यही कोशिश कर रहा था कि चाकू नौलखा के हल्क में बेहोश हो जाए, मगर नौलखा भी बड़ी महारत से अपना दीवा कर रहा था। दफादर नौलखा के देर में एक और तरकीब आई। उसने उमर को दोनों पैरों से ऊपर उठाना शुरू कर दिया। उसने दोनों पैर उमर के पेट पर जमा दिए और उसे बदतदरीज ऊपर उठाता चला जा रहा था। उमर अब अपने आप को संभालने की कोशिश में था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। नौलखा ने उसे पूरी तरह ऊपर उठाया और एक जोरदार झटका देकर अपने पीछे उछाल दिया। उमर के मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी भयानक थी। वो नौलखा के सर के ऊपर से उल्टी कलाबादी खाता हुआ रेलिंग के अंदर से निकलकर समंदर में जा गिरा। नौलखा फुर्ती से उठ गया। उमर का चाकू अर्शे के किनारे पर था। उसने लपक कर चाकू उठा लिया और इधर उधर देखने लगा। लांच हल्की रफ्तार से एक तरफ जा रही थी। व्हील कैबिन में कोई नहीं था, लेकिन इंजन वाले कैबर की आड़ में उसे कासिम नजर आ गया, जो वक्त पे वक्त फिर से फायरिंग कर रहा था। दूसरी तरफ से शारिक भी फायरिंग का जवाब दे रहा था। फायरिंग की आवाज से उसने शारिक की पोजीशन का अंदाजा लगा लिया था। वो रसों के ढेर के पीछे पोजीशन लिए हुए था। समीना और डी कोस्टा नजर नहीं आ रहे थे। शायद वो कैबिन में पनाह लिए हुए थे। नौलखा चलने में इधर उधर देखता रहा, फिर चाकू संभाले दबे कदमों बाईं तरफ चलने लगा। अर्शे पर एक लंबा चक्कर काट कर उस तरफ निकल आया जहां बावर्ची खाने की जगह बनी हुई थी और उसके साथ इंजन का कैबिन था। कासिम उस कैबिन से दूसरी तरफ शारिक पर फायरिंग कर रहा था। नौलखा चाकू संभाले दबे कदमों कैबिन की दीवार के साथ साथ चलता रहा। बिलाकर वो कासिम के पीछे पहुंच गया। कासिम और उसके दरमियान सिर्फ 2 फुट का फासला था। नौलखा ने मजीद एक कदम आगे बढ़कर चाकू की नोक कासिम की पूंछ से लगा दी। बस अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया कासिम, पिस्तौल फेंक दो। नौलखा के हल्क से बेड़िए की सी वो राहड़ निकली। नतीजा नौलखा की तवक्को के बरक्स निकला। उसका ख्याल था कि कासिम पिस्तौल फेंक कर शराफत से हाथ उठा लेगा, लेकिन वो बड़ी तेजी से नीचे झुकते हुए घूम गया। उसके पिस्तौल का रुख नौलखा की तरफ था। उसने ट्राइडर दबा दिया, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। पिस्तौल से सिर्फ स्टिक की आवाज निकल कर रह गई। बेंजीन खाली हो चुका था। उस पिस्तौल की सारी गोलियां में शारिक के मुकाबले में जाया कर चुका था। नौलखा के हल्क से बेगतर क्या कर निकल गया। वो कासिम के सामने चाकू लहराते हुए बोला, अब कहाँ जाओगे बच्चू, तुम्हारी गोलियां तो खत्म हो गई, अब मेरा कमाल देखो।
कासिम का चेहरा धुआं हो रहा था। वो चंद में खौफजदा निगाहों से नौलखे की तरफ देखता रहा, फिर नबी बख्श और उमर को आवाजें देने लगा। वो लोग अब नहीं आएंगे, नौलखे ने कहकर लगाते हुए कहा। तुम्हारा एक आदमी तो अपने ही चाकू से मौत के घाट उतर गया, उसकी लाश नीचे पर पड़ी है और दूसरा समंदर में गिर गया। उसे भी अब तक मछलियां खा चुकी होंगी। अब तुम्हारी बारी है, तुम हमारे हाथों से मरना चाहोगे या मछलियों की खुराक बनना चाहोगे? कासिम के चेहरे पर खौफ के साए गहरे होने लगे। वो उल्टे कदमों आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। फिर उसने अचानक ही हाथ में पकड़ा हुआ खाली पिस्तौल नौलखे पर दे मारा। उसकी ये हरकत दो दक्के के लिए गैर मुतवक्को थी। उसने बचने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। पिस्तौल उसके सीने पर लगा था। जरब खासी जोरदार थी। नौलखा कराता हुआ दूर हो गया। कासिम ने इस मौके से पूरा फायदा उठाया और बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर नौलखे के चाकू वाले हाथ पर ठोकर मार दी। चाकू नौलखे के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। नौलखा सीधा होना ही चाहता था कि कासिम ने उसके सीने पर सर से जोरदार टक्कर मारी। नौलखा एक बार फिर कराता हुआ दूरा हो गया। कासिम ने उसके मुंह पर इस तरह ठोकर मारी जैसे फुटबॉल को किक मारी जाती है। नौलखा फिर उलट गया। कासिम ने उसके जिस्म पर ठोकरों की बारिश कर दी, लेकिन फिर नौलखे को भी संभलने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो उठकर कासिम से लिपट गया। कासिम को सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो कुछ देर तक अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा मगर नौलखे की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। कासिम ने उसके बालू पर दांत गाड़ दी। इस मर्तबा उसका यह अरबा कारगर साबित हुआ। नौलखा विलबिला उठा। उसके हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। कासिम ने अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया और एक तरफ दौड़ लगा भी, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा सका। शायद अचानक की तारीकी से निकलकर सामने आ गया। कासिम एक झटके से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। इस तरफ से नौलखा 90 तुले कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था। कासिम खौफजदा अंदाज में कैबिन वाल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम एक बार फिर रुक गए। उस तरफ डी कोस्टा खड़ा था। उसके बाईं तरफ जन फुट के फासले पर समीना खड़ी थी। लाश समंदर की लहरों पर उछलती हुई जा रही थी। कासिम ने इधर उधर देखा। वो चारों तरफ से गिर चुका था। उसे अपनी आंखों के सामने मौत नाचती हुई नजर आ रही थी। उसने जो मंसूबा बनाया था वो नाकाम हो गया। उसके दोनों साथी मारे जा चुके थे और वो अपने दुश्मनों में गिर गया था जिन्हें उसने कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। कासिम इस खेल को अच्छी तरह जानता था। वो खुद स्मगलर नहीं था, लेकिन उसकी लांच कई मर्तबा स्मगलरों के इस्तेमाल में रही थी और इस बात को अच्छी तरह समझता था कि ये स्मगलर अपने दुश्मन को किसी सूरत में भी जिंदा नहीं छोड़ते। इंसानी जिंदगी इनके लिए कोई वक़्त नहीं रखती। सिर्फ दौलत ही को सब कुछ समझते हैं। और फिर यहाँ मामला लाख 2 लाख का नहीं, करोड़ों का था कि निचले हिस्से में जो आईनी कंटेनर बंधा हुआ था उसमें 500 किलो हीरोइन थी और वो अच्छी तरह जानता था कि आलमी मंडी में इस हीरोइन की कीमत करोड़ों डॉलर थी। इस हीरोइन पर कब्जा करने के लिए पहले खुद उन लोगों में फूट पड़ दी थी। टैटूर उसके साथ ही मांडे ने उन लोगों को कत्ल करके हीरोइन पर कब्जा करने की कोशिश की थी मगर कामयाब नहीं हुआ था। इस मार्गी में कासिम ने शारिक का साथ देने का फैसला किया था क्योंकि पार्टी का लीडर शारिक था और कासिम समझ गया था कि टैटूर मांडा किराए के आदमी थे जिनकी नीयतों में फतूर आ गया था, लेकिन वो लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके थे। मांडा तो कासिमी के हाथों मारा गया और टैटू ने अपनी जान बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा दी थी और इस तरह मछलियों की खुराक बन गया था। कासिम के दिल में दरअसल शुरू ही से लालच पैदा हो गया था। उस लालच की 2 वजूहात थी। करोड़ों डॉलर माली थी हीरोइन और इससे बढ़कर हसीनो जमील समीना। पैंट शर्ट में समीना हुस्नो शबाब और उसके दिल पर क़यामत ढा रही थी। कासिम ने लोगों के बारे में यह अंदाजा लगा लिया था कि ये लोग इस कारोबार में नए थे। खुसूसन समीना के बारे में तो उसे यकीन था कि स्मगलरों के किसी गिरोह के साथ पहली मर्तबा किसी ऐसे टूर पर जा रही थी। वो डरी डरी और सहमी थी और कासिम ने यह प्रोग्राम बनाया था कि रास्ते में वो समीना ही के जरिए कोई साजिश करेगा। न जाने उसे ये यकीन क्यों हो गया था कि वो समीना को फांसने में कामयाब हो जाए था। अगर कोई अंदेशा था तो टैटू और मांडे की तरफ से था। वो दोनों ही चटे हुए और पेशावर लग सकते। कासिम के ज़हन में भी कोई मंसूबा वादे नहीं था, लेकिन फिर टैटू वाला वाकया पेश आ गया। उन दोनों के खात्मे के बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी की लॉन्च को आते देखकर कासिम ने शारिक को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और 1 लाख में मामला तय कर लिया। हालांकि ब्लैकमेलिंग इसका मकसद नहीं था। वो लाख 2 लाख पर इक्तफा नहीं करना चाहता था। उसकी नजरें तो पूरे माल और समीना पर थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी सरकत ने शारिक को होशियार कर दिया था। मांडे का पिस्तौल कासिम के कब्जे में आ गया था। वो ये भी अंदाजा नहीं कर सका था कि टैटू का पिस्तौल शारिक के पास था। उसका ख्याल था कि टैटू ने अपनी जान बचाने के लिए बदहवासी में समंदर में छलांग लगा दी थी और उसका पिस्तौल भी उसके पास था। कासिम ने समीना को वर्गलाने का जो मंसूबा बनाया था वो इस तरह काबिल अमल नहीं हो सका था कि समीना हर वक्त शारिक के साथ चिपकी रहती थी। वो उससे अलग होती तो कासिम कोई कोशिश करता, मगर उसका मौका ही नहीं मिला। फिर पिस्तौल हाथ आ जाने के बाद उसने दूसरा मंसूबा बनाया। उसने उमर और नबी बख्श को अपनी साजिश के बारे में बता दिया।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।